मैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं। एक क्लास तो चल ही रहा है और आज के क्लास में टीकाकरण से संबंधित 100 से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। टीकाकरण का कौन सा साइट होता है, कितना डोज होता है, किस एज में कौन सा टीका दिया जाता है, समझ गए ना। किस टीका का क्या काम है, मतलब टीकाकरण से रिलेटेड 100 से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे। और ये वीडियो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो टीकाकरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में। और आपको पता है टीकाकरण से संबंधित एनएचएम का यह एग्ज़ाम है, तो टीकाकरण से संबंधित आपको 1 से 2-3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये फिक्स है। तो आप लोग को अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ें, मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू 100 से ज़्यादा प्रश्न कर रहा हूँ। सुबह 7:30 बजे वीडियो डलता है, तो सुबह 7:30 में आप लोग आकर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ें कि मैं आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया हूँ, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया हूँ जिसमें आप सभी एएनएम के कैंडिडेट जो भी है ज्वाइन कर सकती हैं। और डेली का क्लास का पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर सकती हैं। और आपको सारा पीडीएफ डेली क्लास जो चलता है ये पीडीएफ आपको उस ग्रुप में डाल देता हूँ। आप वहाँ से इसको जाकर एक बार वीडियो देखिए और एक बार खुद से पीडीएफ पढ़िए, तो चीज़ें ज़्यादा माइंड में बैठ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़ें, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। कहता है बेसिक चीज़ें से हम लोग टीकाकरण का देखते हैं। टीकाकरण होता क्या है, तो देखिए टीकाकरण क्या होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए। तो टीकाकरण बेसिकली जो होता है शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा करता है। जैसे हम टीकाकरण क्यों लेते हैं, वैक्सीन क्यों लेते हैं, तो हम वैक्सीन इसीलिए ले लेते हैं कि बीमारी से बचाए, बीमारी को होने से रोके, ठीक है ना, इसलिए हम लोग वैक्सीन लेते हैं। और वैक्सीन जो होता है यह स्पेसिफिक किसी बीमारी के लिए कोई टीका होता है। जैसे टीबी के लिए बीसीजी है, कोविड के लिए टीका आया था, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को पता है कि पोलियो के ओ ओपीवी है, ठीक है, आईपीवी है, हेपेटाइटिस के लिए है। तो वैक्सीन जो होता है ऐसा नहीं है कि एक वैक्सीन दे दिए सभी बीमारी से जो है छुटकारा मिल जाएगा या रोकथाम हो जाएगा, नहीं। विशिष्ट टीका विशिष्ट बीमारियों के लिए बनाए जाते हैं। अलग अलग टीका अलग अलग बीमारियों के उद्देश्य से बनाया जाता है, जो जिसका काम है कि शरीर में जाकर जो भी बीमारी है जिसका भी टीका आप लगाए हैं, लगाते हैं, तो उस बीमारी को सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, लड़ता है उससे, ठीक है। टीकाकरण समझ गए। टीका क्या होता है, तो रोगाणु का कमजोर या निष्क्रिय रूप। टीका जो होता है, वैक्सीन जो होता है, रोगाणु का कमजोर या निष्क्रिय रूप। अब जो भी टीका हम लेते हैं वो टीका कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से बना होता है। बात समझ लीजिए, हमारे बॉडी में जो भी टीका होता है किसी जानवर से, किसी चीज़ों से कहीं ना कहीं वो बना होता है, एक रूप होता है। इम्यूनाइजेशन का क्या उद्देश्य है, टीकाकरण से क्या उद्देश्य है, तो रोगों से सुरक्षा प्रदान करना टीकाकरण का यही उद्देश्य है। टीकाकरण की भारत में शुरुआत 1978 में की गई थी, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ, यानी यूआईपी कब शुरुआत हुआ, 1985 में, ठीक है ना। भारत में टीकाकरण 1978 में शुरू हुआ और यूनिवर्सल रूप से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में स्टार्ट हुआ। आगे है मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ, तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है और यह 2014 में प्रारंभ हुआ। ओके, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों को पूर्ण टीकाकरण देना, ठीक है ना, सभी बच्चों में टीकाकरण देना। आगे है यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी क्या है, हर्ड इम्यूनिटी क्या है, तो हर्ड इम्यूनिटी होता है सामूहिक प्रतिरक्षा द्वारा रोग प्रसार रोकना। हर्ड इम्यूनिटी होता है कि जैसे मान गए कहीं पे इन्फेक्शन फैल रहा है, तो इन्फेक्शन अगर फैल रहा है तो हम जितना ज़्यादा लोगों के बीच में देंगे तो वो लोग जो है इन्फेक्शन को कम प्रसार करेगा, कम फैलाएगा। तो बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी होता है कि ग्रुप में इम्यूनिटी, ग्रुप यानी सामूहिक प्रतिरक्षा द्वारा रोग प्रसार कम करना, यानी लोगों में टीकाकरण देकर रोग के जो फैलने का जो प्रसार दर है, फैलने का जो रेट है उसको कम करना, ठीक है। अगर मानिए आप चार चार व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, और वो 4 व्यक्ति है और वहाँ पे इन्फेक्शन फैल रहा है, उसमें से मान गए किसी एक व्यक्ति को हो गया, तो उसके आसपास ही 4 व्यक्ति रह रहा है, तो अगला जो 3 व्यक्ति है उसको भी हो सकता है। तो अगर हम एक व्यक्ति को हो गया, इसको हम इम्यूनिटी प्रदान कर देंगे, वैक्सीन दे देंगे, दूसरा व्यक्ति को भी वैक्सीन दे देंगे, तो जब ये दोनों को पड़ जाएगा तो ये दोनों तो अपना संक्रमित था तो पड़ गया,
अब ये दोनों से चूँकि इम्यूनिटी लग गया तो दूसरे को नहीं फैलेगा, कंट्रोल होगा। तो यही हर्ड इम्यूनिटी होता है कि ग्रुप में इम्यूनाइजेशन करके, टीकाकरण करके रोग के प्रसार को कम करना, ठीक है ना। वैक्सीन वाइल मॉनिटर किसके लिए होता है? वीवीएम का फुल फॉर्म भी पूछता है। वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है, याद रखिएगा। वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है टीके की गुणवत्ता के जांच के लिए। टीके की गुणवत्ता की जांच के लिए, क्वालिटी के जांच के लिए वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है। टीकाकरण में कोल्ड चेन क्यों ज़रूरी है? जो टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन, उसमें आपका ध्यान दीजिएगा, टीकाकरण में कोल्ड चेन क्यों ज़रूरी है? तो आप लोग पढ़े होंगे, कोल्ड चेन शीत श्रृंखला जो होता है, यह टीके की शक्ति गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन ज़रूरी है। कोल्ड चेन आवश्यक तापमान, जिस वैक्सीन को तापमान चाहिए उतना प्रदान करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वैक्सीन होता है वह रूम के टेम्परेचर पर नहीं रहता है, काफ़ी कम टेम्परेचर उसको चाहिए, ठंडा। तो इसीलिए उसे कोल्ड चेन बनाकर रखा जाता है ताकि वो अपने गुण को न खोए, ठीक है। आगे है बच्चों के टीकाकरण। बीसीजी कब लगता है? तो बीसीजी एट ए बर्थ लगता है, पता होना चाहिए। बीसीजी किसके बचाता है? टीबी से बचाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ओपीवी का पूरा नाम क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन है। ओपीवी की पहली खुराक कब दी जाती है? तो जन्म के समय ही दिया जाता है, 2 बूंद जिंदगी का, पता है आप लोग को। हेपेटाइटिस बी का पहला डोज कब दिया जाता है? तो ये भी जन्म के समय दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। देखिए, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, ये 3 ऐसा आपका है जो एट ए बर्थ टाइम दिया जाता है, समझ गए। हो सकता है आपसे कॉम्बिनेशन पूछ ले कि जन्म के समय दिया जाने वाला टीका निम्न में से कौन है, और आपको एक दे देगा ओपीवी दे देगा, ठीक है, एक दे देगा हेपेटाइटिस बी दे देगा, और एक दे देगा बीसीजी दे देगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर ऑप्शन 2 में अलग कुछ दे देगा। तो आप पढ़े रहेंगे तभी तो पहचान पाएंगे ना। आगे है हेपेटाइटिस बी का पहला डोज कब दिया जाता है? तो अभी मैंने बताया, जन्म के समय। पेंटावायलेंट वैक्सीन में कौन सा टीका होता है? देखिए, पेंटावायलेंट की बात कर रहा है। पेंटा मतलब होता है 5 वैक्सीन का ग्रुप, ठीक है। तो पेंटावायलेंट में 5 वैक्सीन होता है, 5 वैक्सीन का ग्रुप होता है। पेंटावायलेंट में तो एक तो हो जाता है डीपीटी, डीपीटी में ही अकेला 3 हो जाता है बीमारी, और एक होता है हेपेटाइटिस बी, और एक होता है एचआईवी, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा, समझ गए। तो डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस होता है, 3 तो यही हो गया, एक हेपेटाइटिस बी और एक एचआईवी हो गया। यह आपका तीनों जो है 5 जो है कुल मिला के आपका पेंटावायलेंट टीका होता है, समझ गए, 5 बीमारियों के प्रति। पेंटावायलेंट टीका कितनी बार लगता है? तो पेंटावायलेंट टीका जो होता है 6, 10, 14, ठीक है ना, 6, 10, 14, ये आपका 6, 10, 14 याद रखिएगा। पेंटावायलेंट अगर कोई पूछ दे कि पेंटावायलेंट कब कब लगता है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, याद करना आसान है। 6 से शुरू होगा, 4 जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ दीजिए 14 हो जाएगा, फिर, तो यही जो है आपका 6, 10, 14, ओके। आगे चलिए, एमआर वैक्सीन किसके लिए है? तो एमआर मीजल्स और आर4 रूबेला, खसरा और रूबेला के सुरक्षा देने के लिए एमआर वैक्सीन है, ठीक है। एमआर का पहला डोज कब लगता है? सबको पता है, 9वें महीने पर लगता है, ठीक है, विटामिन ए के साथ में। डीपीटी बूस्टर डोज कब लगता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस 6, 10 और 14, इतना पर तो लगता है। पेंटावायलेंट में ही डीपीटी आता है। तो 1, 2, 3, 3 डोज तो यहाँ पे लग गया। अब जो आपका आगे जो डोज होता है बूस्टर, पहला बूस्टर डोज 16 से 24 महीने में लगता है, याद रखिएगा। और दूसरा बूस्टर डोज जो लगता है 5वें साल में लगता है, डीपीटी का। आगे है आईपीवी का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। देखिए, पोलियो वैक्सीन 2 प्रकार के, एक ओरल वाला और एक इनएक्टिव वाला, समझ गए। तो ये आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होता है, ओके ना। जापानीज एन्सेफ्लाइटिस वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? तो जेई वैक्सीन का नाम ही है जापानीज एन्सेफ्लाइटिस से बचाता है, ओके। आगे है जेई किन राज्यों में दिया जाता है? अब ये जो जेई होता है ना, ये सभी राज्य में नहीं दिया जाता है, कुछ राज्य है पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में दिया जाता है। जो भी पूर्वोत्तर राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, वहीं पे जापानीज एन्सेफ्लाइटिस दिया जाता है, ठीक है ना। आगे है रोटा वायरस वैक्सीन से क्या रोकते हैं? तो जो रोटा वायरस वैक्सीन होता है वो क्या रोकता है?
तो रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया के लिए आता है, डायरिया को रोकता है, याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि इनमें से डायरिया के लिए कौन सा वैक्सीन उपयोगी होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक रोटा वायरस रहेगा। समझ रहे हैं। पीसीवी वैक्सीन से कौन सी बीमारी रुकती है, तो न्यूमोनोकोकल वैक्सीन होता है, ठीक है ना। न्यूमोनोकोकल वैक्सीन होता है, पीसीवी का पूरा फुल फॉर्म न्यूमोनोकोकल वैक्सीन होता है, जो न्यूमोनिया से रोकता है पीसीवी, ठीक है। पीसीवी कितनी बार दी जाती है, तो पीसीवी 6 और 14 सप्ताह, याद रखिएगा। कितनी, 6 और 14 सप्ताह पर, 10वां बीच में से उड़ा दीजिएगा। पीसीवी के लिए सीधा 6 और 14। फ्लू वैक्सीन कितनी बार दी जाती है, तो फ्लू वैक्सीन हर साल 1 बार दी जाती है, फ्लू से बचाने के लिए, ठीक है ना। बूस्टर डोज का मतलब क्या होता है, तो बूस्टर डोज का मतलब होता है प्रतिरक्षा को और मजबूत करना। यानी जो बूस्टर डोज होता है वो मास्टर, कह सकते हैं मास्टर। एक होता है टीचर, 1 2 3 4, 4 टीचर हो गए, ठीक है। और इन 4 टीचर पर जो है एक मेन और एक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। 4 टीचर पर एक मेन टीचर हो गया और एक प्रिंसिपल हो गया। तो चारों टीचर का, ये पांचों टीचर का मेन कौन सा होगा, ये प्रिंसिपल होगा। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे बूस्टर डोज हो गया। बूस्टर डोज मतलब और मजबूती से टीका जो है प्रतिरक्षा को, इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बूस्टर डोज दिया जाता है। एमआर वैक्सीन की दूसरी खुराक कब दी जाती है, तो मीजल्स वाला वैक्सीन का दूसरा खुराक 16 से 24 महीने में, यानी 16वें महीने या इसके बाद 24 महीने तक मिल सकता है। 5 साल के बच्चे को कौन सा टीका लगता है, तो 5 साल के बच्चे को कौन सा टीका लगता है, आपको मैंने अभी ऊपर बताया। पहला तो 16 से 24 महीने में डीपीटी का बूस्टर डोज 1 लगता है, बूस्टर डोज 2 लगता है 5वें साल पर डीपीटी का, तो अभी मैंने ऊपर बता दिया, समझ गए। अब आ गया मैटरनल इम्यूनाइजेशन, गर्भवती महिला का टीकाकरण। अब गर्भवती महिला से संबंधित कौन कौन से टीकाकरण है, एक बार देख लेते हैं। गर्भवती को कौन सा टीका लगता है, तो गर्भवती के लिए टीडी का टीका लगता है, एक टिटनस का और एक डिप्थीरिया का लगता है। टीडी, टिटनस और डिप्थीरिया। टीडी का पहला डोज कब दिया जाता है, गर्भ अवस्था के शुरुआती में, स्टार्टिंग में, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही दिया जाता है। उसके बाद है टीडी का दूसरा डोज कब दिया जाता है, तो पहला देने के बाद 1 महीना का गैप रख के 4 सप्ताह के बाद ही आप दे सकते हैं, ठीक है ना। आगे है, यदि पहले टीडी लग चुका हो तो कितनी डोज जो है लगनेगा, तो केवल 1 बूस्टर डोज होता है, समझ गए ना। 1 ही बूस्टर डोज होता है टीडी का। गर्भवती को टीका क्यों ज़रूरी है, माँ और बच्चे दोनों के सुरक्षा के हिसाब से ज़रूरी है, समझ गए। क्योंकि इन्फेक्शन फैलेगा तो अंदर माँ का भी बॉडी है और अंदर बच्चा भी है, काफ़ी हानिकारक होगा। इसलिए जो है गर्भवती महिला को टीका ज़रूरी है, समझ गए। माँ और बच्चों दोनों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट वुमेन को टीका जरूरी है। आगे है टीकाकरण कार्यक्रम, शेड्यूल स्पेसिफिक। टीकाकरण चार्ट क्या है, तो उम्र के अनुसार टीकों की सूची, यानी यूँ कहा जाए तो जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो क्या है, तो बेसिकली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है एज के हिसाब से ही जो है टीका को सूचीबद्ध किया गया है कि किस एज में कौन सा टीका लगेगा, कौन से साइट पे लगेगा, कितना डोज होगा। तो टीकाकरण बेसिकली चार्ट में सारे टीकाकरण से संबंधित चीज़ों को दर्शाया गया है। बात समझ गए। जन्म के समय जो टीके लगते हैं मैंने ऊपर में बता दिया, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी लगता है एट ए बर्थ, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उस समय। आगे है जन्म के समय कौन से टीके लगते हैं, मैंने अभी बता दिया। नेक्स्ट है 6 सप्ताह पर कौन से टीके लगते हैं, तो 6 सप्ताह पर टीके जो लगते हैं पेंटावायलेंट 1 लगता है, ओपीवी 1, आईपीवी 1, रोटावायरस 1 और पीसीवी 1। तो सब चीज़ आप लोग देख चुके हैं। 6, 10 और 14 ये महत्वपूर्ण होता है। जन्म के समय तो हेपेटाइटिस, ओपीवी और बीसीजी लग जाएगा जन्म के समय। उसके बाद 6ठे सप्ताह, बच्चा जब 1 महीना का हो जाता है, 1 से 1.5 महीना, तो 6ठे सप्ताह में सारा टीका का पहला डोज लगता है, पेंटावायलेंट का, ओपीवी का, आईपीवी का, रोटावायरस का और पीसीवी का, ठीक है। 10वें सप्ताह पर क्या लगता है, 10वें सप्ताह पर सबका दूसरा दूसरा हो जाता है। पीसीवी आपको अभी मैंने बताया 6 के बाद सीधा 14 पर लगता है, अभी मैंने न बताया है 6 के बाद सीधा 14 पर लगता है न्यूमोनोकोकल का, पीसीवी का, न्यूमोनोकोकल वैक्सीन का। तो जब यहाँ पे पहला 6 पर लग गया तो 14, 10 पर पीसीवी नहीं लगता है, 10 पर सिर्फ क्या लगेगा, पेंटावायलेंट 2, ओपीवी 2 एंड रोटावायरस 2, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 40वां क्वेश्चन है
14 सप्ताह पर कौन से टीके लगते हैं? तो अभी मैंने बताया 14 सप्ताह पर सब 3-3 लगेगा। आईपीवी का दूसरा डोज, रोटा का 3 और पीसीवी का 2। और पीसीवी और आईपीवी का दूसरा डोज क्यों? क्योंकि इसमें देख लीजिए 10वें सप्ताह पर ना आईपीवी है और ना ही पीसीवी है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो दोनों कट जाएगा तो उससे पहले जो लगा था, उससे पहले पीसीवी 1 लगा था, आईपीवी 1 लगा था, तो ये सीधा जो है 2-2 आपका 14वें सप्ताह में आ जाएगा। समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। 9वें महीने पर क्या लगता है? तो 9वें महीने पर MR1 लगता है, मीजल्स रूबेला 1, और जापानीज एन्सेफ्लाइटिस 1 लगता है, जो कि पूर्वोत्तर उत्तर पूर्वी राज्यों में लगता है जापानीज एन्सेफ्लाइटिस। तो 9वें महीने पर जापानीज एन्सेफ्लाइटिस लगता है। 16 से 24 महीने में क्या टीके लगते हैं? तो MR का जो मीजल्स रूबेला है इसका दूसरा लगता है, DPT का पहला बूस्टर डोज लगता है, OPV का बूस्टर डोज लगता है, और जापानीज एन्सेफ्लाइटिस का दूसरा लगता है। देखिए जापानी 9वें महीने पर MR1 और JE1, ठीक है। तो उसी प्रकार से फिर 16 से 24 महीने में MR2 जापानीज एन्सेफ्लाइटिस 2, ठीक है, दोनों इक्वल है। और 9वें महीने पर तो विटामिन ए भी दिया जाता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे 5 साल में कौन सा टीका लगता है? अभी ऊपर बताए हैं 5 साल में DPT बूस्टर का दूसरा बूस्टर लगता है। पहला बूस्टर तो 16 से 24 में ही लग जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 10 से 16 साल पर क्या टीका लगता है? तो 10 और 16 साल पर टिटनस टॉक्साइड, ठीक है, टिटनस है। आगे क्या प्रश्न है कि ये तो मैंने बता ही दिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन है मैं ये वीडियो अभी बता रहा हूँ ना, अब ऐसा नहीं है कि एक बार देख लीजिएगा कहिएगा जा कुछ समझ में आया ही नहीं। एक बार सुबह में वीडियो देखिए और एक बार पुनः शाम में वीडियो देखिए इसी वीडियो को, ताकि आपको दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। रिपीट होने से दिमाग में बैठते हैं चीज़, एक बार देखने से दिमाग में नहीं बैठते हैं, समझ गए। इसीलिए मैं सुबह में देता हूँ ताकि दोबारा शाम में रिवाइज लोग कर सके। पोलियो का उन्मूलन जो है भारत में कब घोषित हुआ? पोलियो का इराडिक्शन तो हुआ 2014 में। आगे है विशेष टीका से रिलेटेड क्वेश्चन है, HPV वैक्सीन किससे बचाता है? तो HPV वैक्सीन जो होता है यह आपका गर्भाशय गिरिबा के संक्रमण से बचाता है, ठीक है ना, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। HPV की उम्र सीमा क्या है? तो HPV की उम्र सीमा 9 से 14 वर्ष बालिकाओं में यह लगता है, ताकि आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर से बचाव कर सके। ये जो है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होता है, ठीक है ना, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होता है जो कि 9 से 14 महीने बालिकाओं में दिए जाते हैं। MR वैक्सीन में कौन कौन सी बीमारी है? मम्स मीजल रूबेला है, अभी मैंने बताया ऊपर। रेबीज वैक्सीन कब दी जाती है? तो रेबीज वैक्सीन कुत्ते के काटने पर दिया जाता है, जब कुत्ता काटता है तो। टाइफाइड टीका किससे बचाता है? टाइफाइड बुखार से बचाता है। आगे जब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विशेष टीके और उनके उद्देश्य, यानी कुछ टीके ऐसे हैं जो विशेष है और उसके अपना अपना काम है। देख लीजिए HIV वैक्सीन किससे बचाती है? HIV वैक्सीन अभी ऊपर पेंटावायलेंट में देखे हैं ना, DPT, हेपेटाइटिस बी और HIV। तो HIV जो है HIV नहीं बी है, HIV हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है होता है। एज फॉर हीमोफिलस, I फॉर इन्फ्लुएंजा और B फॉर टाइप बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी HIV वैक्सीन होता है। IPV क्यों जरूरी है जब OPV दिया जाता है? तो बात सही है, क्योंकि IPV शरीर में बेहतर आंतरिक प्रतिरक्षा देता है या बॉडी के इंटर जो है बड़ी आसानी से करता है। IPV ज़्यादा असर दिखाता है OPV के तुलना में। OPV कैसे दिया जाता है? तो OPV मुंह के माध्यम से दिया जाता है 2 बूंद। IPV कैसे दिया जाता है? तो IPV इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। दोनों पोलियो का ही है, ये भी पोलियो ही है, ये भी पोलियो है, लेकिन यह मुंह के माध्यम से, ये इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। समझ रहे हैं बात को। रोटावायरस किन बीमारियों से बचाता है? डायरिया से, अभी ऊपर बताए हैं। पेंटावायलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बचाता है? तो पेंटा मतलब 5 बीमारियों से बचाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है PCV कितने डोज में दी जाती है? PCV समझ रहे हैं ना,
न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन। जब आप न्यूमोनिया लिखते हैं ना तो PNUMONI, ये न्यूमोनिया कैसे लिखता है, पी से स्टार्ट होता है। उसी प्रकार से ये न्यूमिनो, सी फॉर कोकल, बी फॉर वैक्सीन, न्यूमिनोकोकल वैक्सीन होता है, जो कितने डोज में दी जाती है, तो 2 प्राइमरी और 1 बूस्टर। प्राइमरी कब मिलता है, 6 और 14, पता है ना, 6 और 14 पर, और बूस्टर डोज जो है आगे दिया जाता है। जापानीज एन्सेफ्लाइटिस टीका कौन सी स्थिति में अनिवार्य है, तो जापानीज एन्सेफ्लाइटिस टीका जो है जापानीज एन्सेफ्लाइटिस प्रभावित क्षेत्रों में जो है अनिवार्य होता है देना। इसीलिए ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू नहीं है, ज़्यादातर ये पूर्वी उत्तर भारत में जो है लागू किया गया है जापानीज एन्सेफ्लाइटिस टीका को, समझ रहे हैं। आगे है हेपेटाइटिस बी कौन से अंग को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। 60 है BCG का टीका किस अंग पर निशान छोड़ता है। देखिए BCG का टीका जो है आपके लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है और वहाँ पे निशान अपना छोड़ता है, बाएं हाथ पर पड़ता है BCG, ठीक है। आगे है दुष्प्रभाव और सावधानियाँ। दुष्प्रभाव और सावधानियाँ, क्या टीके से बुखार हो सकता है, हाँ बिल्कुल बुखार हो सकता है। आप लोग देखे थे कोविड के समय टीका जो लेता था उसको बुखार, बॉडी पेन ये सब हो जाता था, तो ये सब कॉमन है, हो सकता है। टीकाकरण के बाद क्या करें, बच्चे को आराम दे, डॉक्टर से संपर्क करें टीकाकरण अगर हो चुका है तो। आगे है DPT टीके के बाद कौन सा दुष्प्रभाव जो है नॉर्मल है, साइड इफेक्ट जो है समान है, सूजन और दर्द। DPT टीके के बाद जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है सूजन होना, दर्द होना, ठीक है। क्या टीके में एलर्जी हो सकता है, हाँ बिल्कुल। अगर आपको एडजस्ट नहीं करेगा, टीका अगर सही से नहीं कर पाया एडजस्ट आपके बॉडी को, तो बिल्कुल टीका से एलर्जी हो भी सकता है। आगे है टीकाकरण से पहले क्या जाँच जरूरी है, तो टीकाकरण से पहले ज़रूरी ये होता है कि देख ले मरीज बिल्कुल स्वस्थ है, फिट है, तो ही जाके जो है हम टीका जो है करते हैं, समझ रहे हैं बात को। आगे है किस हालात में टीका टालना चाहिए, जब तेज बुखार हो, एलर्जी हो, तो उस दौरान जो है आपको टीका को टाल कर रखना चाहिए, ठीक है ना। टीका को क्या करना चाहिए, किस हालात में टीका को टालना चाहिए, तो जब बुखार हो, एलर्जी हो, मतलब समस्या हो, तो उसमें हम टीका को टालेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ना कि दे देंगे उसी समय, ठीक है ना। क्या टीका लगवाने के बाद नहलाना ठीक है, हाँ कोई हानि नहीं है, टीका लगवाने के बाद बिल्कुल आप नहा सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होता है। टीके की जगह पर गांठ बन जाए तो क्या करें, समान है, कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। अगर टीका देते हैं वहाँ पे गांठ बन जाता है तो क्या करना चाहिए, तो कुछ करने की विशेष ज़रूरत होती नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। नहीं ठीक हो तो उस पर बर्फ़ की मालिश सेकाई करनी चाहिए, ठीक है ना। टीका मिस हो जाए तो क्या करें, मतलब हम टीका दे रहे हैं और टीका बना है 6, 10, 14 पर आने का, मान के बीच में मिस हो गया तो क्या करेंगे, तो डॉक्टर से मिलकर अगला डोज तय करना चाहिए कि अब अगला डोज क्या लगेगा, समझ रहे हैं। क्या वयस्कों को भी टीके चाहिए, बिल्कुल, वयस्क हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, बच्चा हो, सबको टीका जरूरी होता है। TB, फ्लू, हेपेटाइटिस बी, इन सब ऐसे बीमारी है जो व्यक्ति को ज़्यादा दिन तक परेशान करता है, समझ गए। तो इन सब के लिए टीका बिल्कुल सबको लेना चाहिए। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, टीके के रख रखाव से संबंधित प्रश्न, जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया कोल्ड चेन, तो कोल्ड चेन बेसिकली क्या करता है, टीके का रख रखाव करता है। तो टीके के रख रखाव के लिए कोल्ड चेन का तापमान कितना होना चाहिए, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए वैक्सीन रखने का, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। वैक्सीन कैरियर क्या है, तो वैक्सीन कैरियर टीके ले जाने का छोटा बॉक्स होता है। देखते होइएगा कि छोटे छोटे जो है आपके बॉक्स होते हैं जिसमें टीका वगैरह रखा होता है, तो वैक्सीन कैरियर होता है, समझ रहे हैं ना। टीका फ्रीज हो जाए तो क्या करें, जब टीका आपका जम जाए, इतना न ज़्यादा आप लो टेम्परेचर कर दीजिए, या फिर जो है ज़्यादा ज़्यादा रखा रखा जो है फ्रिज में वो जो है क्या हो जाए, फ्रीजर हो जाए, मतलब वो जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ बन जाए, टीका जम जाए, तो टीका फिर बेकार हो जाता है, समझ रहे हैं ना। आगे है टीका फ्रीज हो जाए तो टीका बेकार हो जाता है, फिर नहीं लेना चाहिए। VVM वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या बताता है, तो वैक्सीन वायल मॉनिटर बताता है टीका खराब हुआ है या
नहीं। समझ रहे हैं ना, टीका जो लगना है, टीका खराब है या सही है, ये वैक्सीन वायल मॉनिटर बताता है। समझ गए ना, क्योंकि ये मॉनिटर ही करने वाला होता है। बिल्कुल उपयोग से पहले कौन सा टीका मिलाया जाता है? बिल्कुल उपयोग से पहले कौन सा टीका मिलाया जाता है? तो BCG टीका को अलग से मिलाकर तैयार किया जाता है। आगे है, डबल चैम्बर वायल का मतलब क्या है? तो डबल चैम्बर वायल का मतलब होता है सूखा पाउडर और सॉल्वेंट साथ में। डबल चैम्बर का मतलब होता है कि एक सूखा पाउडर होता है और एक जो है मिलाने वाला, उसमें हल्का सा एक प्लास्टिक का बना होता है, उसमें लिक्विड होता है, मिलाने के लिए देता है, उसी को डबल चैम्बर कहते हैं। एक सूखा और एक पानी की तरह होता है। वैक्सीन लॉगबुक किसके लिए है? तो वैक्सीन लॉगबुक किसके लिए है? टीका स्टॉक और उपयोग की जानकारी के लिए। वैक्सीन लॉगबुक का मतलब होता है कितना स्टॉक में टीका है, कितना अभी जस्ट जो है उपयोग हुए हैं और कितना जो है डिमांड करना है। तो यह पता चलता है वैक्सीन लॉगबुक से कि टीका स्टॉक में कितना है, नहीं है, जानकारी के लिए। किसके? वैक्सीन लॉगबुक से। आगे है, कोल्ड बॉक्स का उपयोग होता है बड़े स्तर पर टीके भेजने के लिए। कोल्ड बॉक्स का जो उपयोग होता है ना, वो बड़े स्तर पर टीके को इधर से उधर भेजने के लिए। RTS में एस टीका किससे संबंधित है? तो RTS में एस टीका मलेरिया से संबंधित है, याद रखिएगा। WHO द्वारा मान्यता प्राप्त पहली मलेरिया वैक्सीन कौन सा है? RTSS, ठीक है, मॉस्क्यूरिक्स, इसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स, याद रखिएगा। और जो है आप लोग यहाँ पे इसको जरूर याद रखिएगा कि WHO द्वारा प्राप्त पहली मलेरिया वैक्सीन RTS है, जिसको मॉस्क्यूरिस भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे 81 है, UIP का उद्देश्य क्या है? तो UIP का उद्देश्य है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है 100% बच्चों को मुफ्त टीकाकरण प्रोवाइड कराना। 100% बच्चे में मुफ्त टीकाकरण प्रोवाइड कराना। भारत सरकार किस मंत्रालय के तहत UIP चलाती है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भाई स्वास्थ्य की ही बात है तो स्वास्थ्य के मंत्रालय के अधीन ही चलेगा ना, तो ये चीज़ हो गया। RI कार्ड क्या है? टीकाकरण की व्यक्तिगत रिपोर्ट है। RI कार्ड क्या है? टीकाकरण की व्यक्तिगत इंडिविजुअल रिपोर्ट है। समझ गए। हेल्थ वर्कर का टीकाकरण में क्या कार्य है? तो हेल्थ वर्कर का टीकाकरण में क्या काम है? टीका देना, अभिलेख रखना, माता पिता को जागरूक देना, जान पहचान करवाना, ये सब हेल्थ वर्कर का जो है टीकाकरण कार्यक्रम में भूमिका है। ANM का फुल फॉर्म एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी होता है। उसके बाद जो है आशा का कार्य क्या है? तो आशा का कार्य है माय डियर कि वो समुदाय में टीकाकरण के लिए जागरूकता पैदा करना, लेबर जो है प्रसव के संबंधित चीज़ों में जो है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो आशा का काम है समुदाय में टीकाकरण में जागरूकता लाना। प्रसव जो होता है, डिलीवरी, उसमें भी जो है ये लोगों के बीच में परिवार नियोजन से चीज़ों को जुड़कर बताती है। PPI का मतलब होता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, पल्स पोलियो, ठीक है ना। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की शुरुआत 1995 में की गई थी। बात समझ लीजिए। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ? तो भारत पोलियो मुक्त 27 मार्च 2024 को घोषित हुआ, ठीक है ना। 27 मार्च 2024 याद रखिएगा। आगे है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है जनवरी में, ठीक है ना। जनवरी में जो है आपको मनाया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है। आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आगे है, इम्यूनिटी के प्रकार कितने होते हैं? तो बेसिकली इम्यूनिटी के दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होता है अपन पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, याद रखिएगा। जिसको एक्टिव को हम लोग प्राकृतिक बोलते हैं, पैसिव को कृत्रिम बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी किससे प्राप्त होता है? तो जो भी टीकाकरण वगैरह हम लोग दे रहे हैं, वैक्सीन वगैरह, तो वह एक्टिव इम्यूनिटी वहाँ से प्राप्त होता है। और पैसिव इम्यूनिटी किससे मिलती है? तो पैसिव इम्यूनिटी जो होता है, तैयार जो एंटीबॉडी होता है उससे मिलता है। समझ गए ना। पैसिव इम्यूनिटी जो तैयार करके रखा रहता है उससे मिलता है, और एक्टिव इम्यूनिटी टीकाकरण कराने से मिलता है। समझ रहे हैं। MMR की पहली खुराक जो है 9 से 12 माह के बीच होता है, ठीक है ना। आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं MMR की दूसरी खुराक कब की जाती है? तो अभी ऊपर बता दिए कई बार, पहला 9 तो दूसरा 15-16, ठीक है। कैपिटल देख लीजिए,
वैकल्पिक टीकाकरण का अर्थ क्या है? तो वैकल्पिक टीकाकरण का अर्थ होता है कि आवश्यक न होते हुए भी लाभकारी टीके, ठीक है ना। आगे है पल्स पोलियो अभियान का प्रतीक क्या है? 2 बूंद जिंदगी का। सब लोग जानते हैं 2 बूंद जिंदगी का, यह पल्स पोलियो अभियान का एक प्रतीक है अपना, ठीक है ना। एमएमआर की दूसरी खुराक कब दी जाती है? अभी मैंने बताया एमएमआर की दूसरी खुराक जो है 15 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह के बीच में जो है दिया जाता है। आगे है वैकल्पिक टीकाकरण का अर्थ क्या है? तो आवश्यक न होते हुए भी लाभकारी टीके। तो वैकल्पिक टीकाकरण का अर्थ है आवश्यक नहीं है फिर भी जो है उसका लाभ जो है मिल रहा है। पल्स पोलियो अभियान का प्रतीक क्या है? 2 बूंद जिंदगी का, सब लोगों को पता है। आगे है देख लीजिए गबी क्या है? ग्लोबल वैक्सीन एयरलाइंस, ठीक है ना। ग्लोबल वैक्सीन एलायंस, गैवी जो होता है ग्लोबल वैक्सीन एलायंस है। WHO का मुख्य टीकाकरण कार्यक्रम कौन सा है? तो WHO का मुख्य टीकाकरण कार्यक्रम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसे EPI बोलते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। आगे यहाँ पे देख लीजिए इम्यूनाइजेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो इम्यूनाइजेशन दिवस 25 से लेकर 30 अप्रैल तक जो है आपको मनाया जाता है। तो ये आपका हो गया आज का 100 प्रश्न समाप्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें और है, देख लीजिए और भी क्वेश्चन है। जैसे 0 से 1 माह में कौन कौन सा वैक्सीन लगता है? नवजात होता है जी, 28 दिन का एज नवजात ही कहलाता है, ठीक है ना। तो 1 माह तक जो है कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं? जन्म पर आप लोग को मैंने बता दिया BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी लगता है। BCG का टीका कहाँ लगता है? सबको पता होना चाहिए। BCG का टीका बाएं कंधे पर, लेफ्ट कंधे शोल्डर इंट्राडर्मल ID के रूप में लगता है, ठीक है ना। क्या नवजात को मुंह से भी टीका दिया जाता है? तो बिल्कुल नवजात को जो है आप मुंह से भी टीका दे सकते हैं, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन मुंह से ही नहीं देते हैं, वही बात है। आगे है यहाँ पे 6 से 14 के लिए, तो 6 से 14 के लिए 6, 10, 14 हफ्ते पर कौन सा टीका लगता है? तो पेंटावायलेंट, OPV, IPV, HIV, रोटावायरस, न्यूमोकोकल, 6, 10, 14 सब तीनों पर जो है आपको 6 सप्ताह, 10 सप्ताह जो है और 14 सप्ताह जो है ये आपको चलता रहता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो न्यूमोकोकल है 6 के बाद सीधा 14वें सप्ताह में लगता है, ओके। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आगे है ये टीके कहाँ लगाए जाते हैं? कौन सा टीके? तो ये सब जो टीके हैं ये आपका ज़्यादातर IM मार्ग में लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है। पेंटावायलेंट टीका किससे बचाता है? तो पेंटावायलेंट टीका जो है आपको पेंटावायलेंट में 5 जो है वैक्सीन जो है 5 बीमारियों से छुटकारा देता है, जो आपके सामने में है डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस, हेपेटाइटिस बी, समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में सब ऊपर करा चुके हैं। आगे 9 से 12 महीने है, कहता है 9 महीने पर कौन सा टीका ज़रूरत है? मीजल्स, रूबेला, जापानी एन्सेफेलाइटिस, विटामिन A1 इंटरनेशनल यूनिट। MR किससे और कहाँ दिया जाता है? तो मम्प्स, मीजल्स, रूबेला बाह में दिया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए कि 16 से 24 माह तक, तो 16 से 24 माह तक कौन से टीके लगते हैं? सबको पता है कि 16 से 24 जो है इसमें बूस्टर डोज DPT 1 है, MR यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OPV है, बूस्टर डोज है, जापानी एन्सेफेलाइटिस है, विटामिन है। ये सब जो है 16 से 24, देखिए 16 से 24 में ज़्यादातर डोज जो है बूस्टर डोज ही लगता है, याद रखिएगा। 16 से 24 महीने तक अभी मैंने बता दिया। आगे है DPT, देख लीजिए यहाँ पे DPT बूस्टर कितनी बार लगता है? तो DPT बूस्टर आप लोग को पता होना चाहिए 2 बार, एक 16 और एक जो है अपन दूसरी 5 से 6 साल पर लगता है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूँ 5 से 6 वर्ष तक क्या होगा? तो इस उम्र में बच्चे कौन सा टीका ज़रूरत होता है? DPT 2 का, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे
क्या पहले से दिए गए टीकों को दोहराया जाता है? हाँ, बूस्टर डोज के रूप में, ठीक है ना। बूस्टर डोज के रूप में जो है, जो पहले टीका दे चुके हैं उसको हल्का फुल्का मिलाकर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 10 से 16 वर्ष। 10 से 16 वर्ष है, 10 साल में कौन सा टीका देना चाहिए? टिटनस टॉक्साइड का। 16 साल में क्या देना चाहिए? टिटनस टॉक्साइड का। समझ रहे हैं बात को? 16 साल में क्या देना होता है? तो टीटी की दूसरी जोर, ठीक है ना, डोरा। किशोरियों के लिए कौन सा विशेष टीका है? एचपीवी है, जो सर्वाइकल कैंसर से बताता है। ह्यूमन पैपिलोनोमा वायरस होता है, ठीक है ना। ह्यूमन पैपिलोनोमा वायरस होता है। एचपीवी कितने डोज में दिया जाता है? तो एचपीवी 2 डोज है। एक तो है भाई 9 से 14 वर्ष, और एक है आपका जो है यहाँ पे एचपीवी कितने डोज में दिया जाता है? तो एचपीवी 2 डोज 9 से 14 वर्ष में, या तीसरा डोज 15+ होने पर, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं, क्या किशोरों को एमएमआर फिर से दिया जा सकता है? हाँ, यदि पहले नहीं दिया गया हो तो एमआरआई, क्या किशोर को एमएमआर फिर से दिया जा सकता है किशोरों को? हाँ, यदि पहले नहीं दिया गया हो तो एमएमआर जो है फिर से लग सकता है, ठीक है। तो माय डियर, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। टोटल 118 प्रश्न आपको मैंने समझाया। अब आपका काम है मेहनत करना सुबह शाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।